हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 मई और आज के इस वीडियो में हम 11 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले प्रीवियस डे का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के बाद अभी हाल ही में राजस्थान में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होंगे तीसरे क्रम के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका शुभंकर लॉन्च हुआ है जीतू बारा सिंह। अभी हाल ही में झारखंड में अपनी तरह की पहली एम्बुलेंस सर्विस की एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा में। थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है। टेनिस टूर्नामेंट है जो कि मैड्रिड ओपन, इसमें मेन सिंगल का टाइटल ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। और मेड इन इंडिया किताब लिखी गई है नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिए थे और इसे आप लोगों ने क्विज के फॉर्म में मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व भी किया था, जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल। देखिए, डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए आप मेरे ऑफिशियल चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आगे ना कॉपीराइट का साइन होगा, वही मेरा ऑफिशियल चैनल है। लगभग अब 41,000 फॉलोअर सब्सक्राइबर वहां होने जा रहे हैं, आप भी वहां फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यदि मैं कहूं, जो कि 2 साल से चर्चे में है, कलादान परियोजना का संबंध किन 2 देशों से है? तो कलादान परियोजना जो कि हाल फिलहाल चर्चे में है, ये भारत और म्यांमार से संबंधित है। इसे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो कलादान मार्ग है ना, ये वो मार्ग है जो कोलकाता को म्यांमार से जोड़ेगा। जो कि किसे कनेक्ट करेगा? कोलकाता को म्यांमार से कनेक्ट करेगा। फिर ये रास्ता जो है ये मिजोरम होते हुए असम तक पहुंचेगा। मतलब कि यदि हम देखें तो भारत के दूसरे राज्यों को नॉर्थ ईस्ट से, ये जो पूरा राज्य है ना नॉर्थ ईस्ट वाला है, और इधर शेष भारत है ना, तो भारत के सभी राज्यों को, अन्य राज्यों को आप कह सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ने का एकमात्र रास्ता कौन सा है? चिकन नेक है। यहाँ चिकन नेक, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। तो यदि किसी कारणवश ये चिकन नेक कट जाता है तो भारत का नॉर्थ ईस्ट से जो संपर्क है ये भी कट जाएगा। तो ये जो चिकन नेक गलियारा है ये 12 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 12 नहीं 22 है, 22 किलोमीटर चौड़ा है और 60 किलोमीटर लंबा है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये चुम्बन वैली है। अभी हाल फिलहाल, मतलब ये लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों ने सुना होगा, जब डोकलाम विवाद चल रहा था ना, तो इसी चुम्बी वैली से जो चाइना है, चाइना के हमले का खतरा है जो कि ये बना हुआ था। और डर ये भी था कि जो चाइना है ये चुम्बी वैली से हमला करके कहीं ये जो चिकन नेक का रास्ता है ये कहीं काट न दे। और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों तक पहुंचने का ये भारत का दूसरा रास्ता है, जिसे अब हम पढ़ रहे हैं कलादान रास्ते के बारे में। कलादान प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं, कलादान परियोजना, मतलब कि चिकन नेक का ही एक ऑप्शन है, ताकि शेष भारत के जो राज्य है इनकी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हो सके। तो अभी आप लोगों ने, अभी तो नहीं, काफी समय से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ईरान का चाबहार पोर्ट जो कि भारत द्वारा वित्त पोषित है, तो सेम उसी तरह से आप कह सकते हैं कि म्यांमार में भारत द्वारा वित्त पोषित ये सितवे बंदरगाह, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे पोर्ट हैं, कई ऐसे बंदरगाह हैं जो मैंने आपको रिलेट करके बताए हैं। आज एक नया बंदरगाह काफी समय बाद हम पढ़ रहे हैं, ये सितवे बंदरगाह है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो सितवे बंदरगाह है ना, ये म्यांमार में जो रखाइन राज्य है, यहाँ पास म्यांमार का जो रखाइन राज्य है इसी की राजधानी है सितवे। और सितवे में ही ये बंदरगाह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये दोहरे पानी का बंदरगाह है। तो देखिए, ये जो सितवे बंदरगाह है ना, ये बंगाल की खाड़ी में 3 नदियों के संगम पर आप कह सकते हैं। कलादान नदी है, म्यू नदी है, और यहीं पर लिख देती हूँ लेम्यो नदी, इसके संगम पर ये स्थित है। तो ये भारत द्वारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत ना सितवे बंदरगाह पर जो बुनियादी ढांचा और विकास परियोजना का निर्माण है ये किया जा रहा है। तो कलादान मल्टी मॉडल परियोजना का जो मेन पर्पस है, ये पूर्वोत्तर भारत को
म्यांमार के सितवे बंदरगाह, ये जो पूरा पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, इसे म्यांमार के सितवे बंदरगाह से, फिर ये होते हुए कोलकाता से, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इससे कनेक्ट करेगा। तो इस पोर्ट के संचालन के साथ ही दोनों देशों के बीच में जो संपर्क है इसमें वृद्धि होगी। साथ ही साथ यहाँ का जो स्थानीय रोजगार है, रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा यहाँ मिलेगा। और मिजोरम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर राज्य की जो आर्थिक गतिविधियां है ना, इसमें भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो ये फायदा है इस सितवे बंदरगाह से, जो कि भारत द्वारा वित्त पोषित है। म्यांमार से आप रिलेट करेंगे। म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी राज्य है, टोटल 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड के बाद फिर मणिपुर, और मणिपुर के बाद है मिजोरम। मिजोरम, ये 4 राज्य भारत और म्यांमार के सीमा पर है, यानी कि 4 राज्य भारत म्यांमार की सीमा बनाते हैं। ठीक है, और इस सीमा का नाम क्या है? अराकान योमा पर्वत, जो कि भारत म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब म्यांमार का तो इतना ही डिस्कशन काफ़ी था यहाँ से जो मुझे बताना था। चलिए यहाँ से मैं कुछ पोर्ट आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ से चटगांव पोर्ट, जिसे मैं गोल गोल कर रही हूँ ना, इसके नीचे सी लिख देती हूँ। चटगांव पोर्ट बांग्लादेश का है, जिसे इस्तेमाल को लेकर के अभी हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भारत को मंजूरी दी थी। चीन और केन्या, तो देखो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है केन्या, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जस्ट नीचे है। तो केन्या में लामू पोर्ट है, जो इसका डेवलपमेंट चाइना के सहयोग से किया जा रहा है। और भारत में भूटान में मंगदेक्षु परियोजना, ये भारत के सहयोग से विकसित है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने ऑप्शन लिखे हैं कि किसी कंट्री के सहयोग से यदि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो ये हम ऑप्शन के थ्रू डिस्कस कर सके। हम्बनटोटा पोर्ट, ये कहाँ है? श्रीलंका में, जिसका निर्माण ये चाइना द्वारा वित्त पोषित है। आगे इसका डिस्कशन आएगा तो मैं बताऊंगी भी। आगे चलते हैं। चर्चे में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी, जहां हमेशा विस्फोट होते रहता है। देखो सक्रिय, एक्टिव वॉल्केनो ये हो गया। एक होता प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, काफी समय से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन आगे विस्फोट होने के चांसेस हैं। शांत ज्वालामुखी, यानी कि हजारों साल से विस्फोट नहीं हो और आगे भी नहीं होगा। तो ये 3 तरह के ज्वालामुखी हैं। अभी फ्यूगो ज्वालामुखी चर्चे में है। ये मध्य अमेरिकी कंट्री का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ग्वाटेमाल में। ग्वाटेमाल की कैपिटल ग्वाटेमाली सिटी, करेंसी इसकी ग्वाटेमालन क्वेसल हो जाएगी। ठीक है, और ये देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा जल संधि है। ये बेसिक जियोग्राफी में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी के हम एग्जाम्पल देखें। अच्छा, कुछ तो यहाँ से बता देती हूँ, फिर सक्रिय ज्वालामुखी हम देख लेंगे। एक फ्यूजियामा ज्वालामुखी आप रिलेट करेंगे, तो ये जापान वाले क्षेत्र से। इक्वाडोर से एक संगे ज्वालामुखी रिलेट करेंगे। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट देखने को मिला। एक सुमेरु ज्वालामुखी आप रिलेट कर सकते हो। और एटना, एक सिसली भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इटली वाले क्षेत्र में है ना, इटली वाले क्षेत्र में। किलिमंजारो अफ्रीका में तो है ही, एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा तंजानिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, और क्या याद आ रहा है आप लोगों को? देखिए ओजस जल सलादो आप पढ़ते हैं ना, वो चिली अर्जेंटीना सीमा पर है। आगे चलते हैं। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में अप्रैल 2023 के दौरान किस देश के पर्यटकों ने सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराई? यानी कि श्रीलंका घूमने वाले सिटीजन्स में किस देश के सिटीजन सबसे ज्यादा गए? तो देखो अप्रैल 2023 के दौरान सबसे ज्यादा भारतीय हैं जो कि ये श्रीलंका घूमने के लिए गए, यानी कि सबसे ज्यादा उपस्थिति इन्होंने वहां पर दर्ज कराई है। पिछले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में 20,000 भारतीय पर्यटक श्रीलंका पहुंचे थे। इस तरह भारत ने 6 महीने बाद शीर्ष स्थान हासिल कर लिया श्रीलंका घूमने के मामले में, आप कह सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है लगभग 20,000 कह सकते हैं, 19,915 एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग 20,000 भारतीय श्रीलंका गए और लगभग 15,000 रशियन पर्यटक है जो कि ये श्रीलंका घूमने के लिए आए थे। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोटे हो जाएगी। अभी जो मैं आपको हम्बनटोटा पोर्ट बता रही थी ना, चाइना के सहयोग से डेवलप है, तो ये इसी क्षेत्र में हो जाएगा श्रीलंका के। कोलंबो ये मैंने यहाँ से बता दिया। और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण यहाँ श्रीलंका कर रहा है, जबकि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण का जो ठेका है ये भारत के पास है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। गल्फ ऑफ मन्नार की भी लोकेशन यही है। गल्फ ऑफ मन्नार में भारत का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क के सहयोग से, जबकि पाक स्ट्रेट में भारत का पहला समुद्री गाय या आप कह सकते हैं डुगोंग संरक्षण केंद्र है जो कि ये स्थापित होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस की शुरुआत की जा रही है। यहाँ ना श्रीलंका की जो
जाफना है, ये मुख्य भूमि से कनेक्ट होता है किससे? एलिफेंटा दर्रे के माध्यम से। ये एग्जाम में बेसिक स्टैटिक जीके का प्रश्न है, पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। हालांकि पिछले साल ये आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा था, बाद में भारत ने इसे काफी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, अपना पड़ोसी है बांग्लादेश। बांग्लादेश से अभी मैंने बताया चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल भारत कर सकेगा, इसे मंजूरी मिल चुकी है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का भी मैंने सुमेरु ज्वालामुखी और क्या बताया है, मेरापी ज्वालामुखी, ये भी डिस्कशन किया है। चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है ना। और हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन यदि आप रिलेट करोगे तो चाइना ने लॉन्च की थी। आगे चलते हैं, 9 मई 2023 को किस योजना ने अपने 8 साल कंप्लीट किए हैं? तो इसमें से अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन तीनों ने ही अभी हाल ही में 9 मई को अपने 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 8 साल कंप्लीट किए हैं मतलब आप कह सकते हैं 2015 में इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी। जो प्रधानमंत्री देखिए ये तीनों योजनाएं ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता जो है ना, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये लोगों के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है, जबकि अटल पेंशन योजना ये वृद्धावस्था में होने वाली आवश्यकताओं को कवर करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो तीनों योजना का डेट आप याद रख लें, 9 मई 2023 को इसने 8 साल कंप्लीट कर लिए। 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। वैसे कुछ कुछ योजनाएं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उज्ज्वला योजना एग्जाम का पार्ट बनती है। उज्ज्वला योजना वैसे 2016 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। उज्ज्वला का दूसरा चरण आया 2021 में और ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश से ही, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है जो कि ये बनने जा रहा है। जो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, इस परियोजना का प्रस्ताव दिया गया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान यानी कि एक स्थान पर स्थित ये जो रिफाइनरी परिसर है, इस रूप में इसे जाना जाता है। रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में ये स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित होनी है? महाराष्ट्र में, जिसकी कैपिटल मुंबई है। मुंबई भाई ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड लगातार दूसरे वर्ष इसे चुना गया है, यानी कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ जो प्रयास किए गए हैं इसके लिए इसे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मतलब कि इस लिस्ट में रखा गया है। औरंगाबाद का नाम बदला गया है, बदल करके क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर किया गया है। और उस्मानाबाद का भी नाम बदला गया है, बदल करके क्या कर दिया गया है? धाराशिव कर दिया गया है। वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री कौन है? अरे कल ही तो पढ़ा था, देवेंद्र फडणवीस, है ना। तो देवेंद्र फडणवीस ये मॉरिशस में किसका उद्घाटन करेंगे? ये देखिए कल वाली स्लाइड मुझे ओपन करनी पड़ेगी। मॉरिशस में ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे देवेंद्र फडणवीस, जो कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो राज्य टॉप पर है ये महाराष्ट्र ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर टनल ये बनकर के कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। जेल पर्यटन की शुरुआत करने वाला जो पहला राज्य है ये महाराष्ट्र ही बना है। अदर ऑप्शन के थ्रू यदि हम डिस्कस करें, बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े की, तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना है इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट आप कह सकते हैं जेवर एयरपोर्ट नोएडा में जो बन रहा है ना, यहाँ से रिलेट कर सकते हो जेवर एयरपोर्ट। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनेगा, कहाँ बनेगा? तो ये गुरुग्राम में बनेगा। आगे चलते हैं, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर पर, क्योंकि इसी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। तो ये भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी जो दो शहरों के बीच में यात्रा के समय को 6 घंटे 35 मिनट यानी कि 6.5 घंटे से घटा करके ये लगभग 2 घंटे यानी कि 1 घंटे 58 मिनट करने जा रही है। यह परियोजना जापान सरकार की सहायता से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रुपए की अनुमानित लागत से शुरू हो रही है, ठीक है। लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की इसमें स्पीड होगी
और बस इसमें यही याद रखो कि भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन है ना, ये जापान के सहयोग से चल रही है। अहमदाबाद से मुंबई को ये कनेक्ट करेगी। रेल मंत्री प्रेजेंट टाइम में अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पूछा जाए तो ये हो जाएंगे अनिल लोहाटी। अब अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो गंगा विलास क्रूज, जो कि दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस, बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच शुरू की गई। सबसे लंबी साइकिल रेस का आयोजन रिसेंटली कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में। दिल्ली से वाराणसी के बीच में आप क्या रिलेट करेंगे? कुछ तो बताया है मैंने आप लोगों को। हाँ, भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है ना, वंदे भारत ट्रेन, ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में ही शुरू की गई थी। हालांकि ये 2019 में शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मिशन परिवर्तन की शुरुआत की गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस मिशन का उद्देश्य है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना, कॉलेजों में अनुशासन को लागू करना, साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में साफ सफाई, मरीजों और परिजनों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग रूम, और पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है इस योजना के तहत मिशन परिवर्तन, जो कि बिहार गवर्नमेंट की पहल है। बिहार की राजधानी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। नीतीश कुमार के ही द्वारा यदि आपको याद हो तो फल्गु नदी पर सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन है जो कि किया गया था। यहाँ सीतामढ़ी जिले में माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि ये स्थापित की जा रही है। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बिहार ही हो जाएगा। जमुई वाले इलाके में विशाल सोने के भंडार पाए गए थे। अभी यदि रिसेंटली रिलेट करोगे ना तो एक मिर्चा चावल है बिहार का जिसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा मिथिला का जीआई टैग, मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला। मिथिला मखाना और मिर्चा चावल। इसके अलावा जर्दालू आम, मघी पान, कतरनी राइस, मघी पेंटिंग, ये सभी तो मैं आप लोगों को रिलेट करके बता ही चुकी हूँ। ये ना नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे है। टॉप पर कौन है? केरल। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में सबसे नीचे है। टॉप पर कौन है? केरल। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी साक्षरता सूचकांक में सबसे नीचे है, यानी कि ये सब में नीचे है। तो इसमें टॉप पर कौन है? केरल है सब में। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो रिसेंटली एक पंचायत एक खेल का मैदान, यानी कि एक पंचायत एक प्लेग्राउंड योजना की शुरुआत है जो कि केरल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। अभी लाडली बहना योजना चर्चे में है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पहल है। और उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो वन लाइनर फॉर्मेट में आप इनका नाम याद रख सकते हैं। नीरा टंडन जो है ये जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जहां वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इसरो का हेडक्वार्टर हो जाएगा। यहाँ के प्रेसिडेंट इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा का हेडक्वार्टर हो जाएगा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगी कमला हैरिस, ये भी भारतीय मूल की हैं। हालांकि मैंने ऑप्शन में इनका नाम लिखा भी है। एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्र प्रहार, ये हो जाएगी। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करके मैं बता देती हूँ। आर्टेमिस 2 ये चंद्र मिशन है चाइना का। आज मैं कितना गलत बोल रही हूँ स्पष्ट लिख देती हूँ। मतलब चंद्र मिशन और इसका नाम क्या है? आर्टेमिस 2। ये किसका हो जाएगा? ये अमेरिका का ही हो जाएगा। निकोल फॉक्स अभी नासा की पहली महिला चीफ साइंटिस्ट ये चुनी गई थी। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की डिप्टी एमडी है। एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। लगातार दूसरी वर्ष प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है। इन्होंने कितना थ्रो किया? तो 88.67 मीटर। पता नहीं ये वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल गया। ये वाला क्वेश्चन मैं पिछले 2 दिनों से आप लोगों के लिए रखा था मैंने इसे सेव करके, लेकिन ऐड नहीं कर पाई थी। कोई दिक्कत नहीं है, आज कर लिया है। कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया। 88.67 मीटर जेवलिन फेंक के साथ नीरज चोपड़ा ने ये लीग अपने नाम करी है। तो ये भाला फेंक से रिलेटेड है। इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब लगातार दूसरी वर्ष इन्होंने ही जीता है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ये एथलीट आयोग की रिसेंटली
कौन बनी है? अध्यक्ष बनी। उपाध्यक्ष तो अचंता शरद कमल बनी थी। पीटी उषा की यदि मैं बात करूँ, भारत की उड़न परिया पायोली एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये ना भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी, पहली महिला अध्यक्ष हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। अगला प्रश्न, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो दो लोगों ने जीता है, बारा किंग सोलवर और हरनाज डियाज ने। जो बारा है ये एक वुमन है, इन्होंने अपने उपन्यास कॉपरहेड के लिए, डेमन कॉपरहेड के लिए ये पुरस्कार जीता है। जबकि हरनार डियाज जो कि मेल है, इन्होंने ट्रस्ट उपन्यास के लिए ये पुरस्कार जीता है। फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार उन 7 अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कारों में से एक है जो कि वार्षिक पत्र, नाटक और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एक ऑप्शन बच रहा है, तो देखो, मैथ्स के क्षेत्र का नोबेल कहा जाने वाला जो एबल प्राइज है 2023 का, ये जीता है लुइस कैफरली ने। मैंने कल आप लोगों से पूछा था एमसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर क्या है? एमसीसी के अध्यक्ष मार्क निकोल्स। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किंग्स चार्ल्स जो कि ब्रिटेन के अभी किंग बनाए गए हैं, चार्ल्स तृतीय आप कह सकते हैं, इनके ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।